Unacademy. Let's crack it. क्योंकि सर अल्टीमेटली मतलब आज एक उद्देश्य जो है, थैंक यू भरत कि उन्होंने हमें सारा मौका दिया। बट सर कहीं कि जैसे यंग जो कैंडिडेट्स हैं अपने एलएलबी पास आउट वगैरह हैं, उनके लिए सर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो कहीं कि उनकी लाइफ के लिए इंस्पिरेशनल रहे, उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि गलतियाँ तो हम लोग करते हैं सर, बीइंग यंगस्टर हम लोग कहीं से हमसे त्रुटियाँ भी होती हैं, तो उस एंगल से कुछ आप सजेस्ट करें तो ज़रूर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट। प्रोफेशनल एथिक्स से पहले एक सोशल एथिक्स भी होना ज़रूरी है। करेक्ट सर। और सोशल एथिक्स अगर आते हैं तो उसके कामयाबी के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर को, कोलीग को कोई रिगार्ड देंगे तो नो डाउट आपको उसको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की इच्छा करेगी। एग्जैक्टली। That is why it is a message to all the colleagues and the person sitting here that there should be a social ethic also beside the professional ethics. That is my suggestion. And give respect to your seniors. Offer them seats when you are sitting in the courtrooms. This is only my message. And no doubt आपके जो seniors हैं, जिनके पास आप इंटर्नशिप करते हैं या जूनियरशिप करते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से फिर आपको भी ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर ने एक बहुत बहुत कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें प्रोफेशनल एथिक्स के साथ सोशल एथिक्स को भी अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए। हमारे साथ में चौहान सर भी हैं। चौहान सर, आपसे भी मैं एक स्पेशल चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ कि अगर यंग जो हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लॉ एस्पिरेंट हैं या जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, हम लोग एलएलबी से ही कई बार बड़े बड़े ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं, और उनमें से एक ड्रीम हमारा जुडिशरी भी होता है। तो बार की तरफ से सर ने एक ओपिनियन बताई सर, बेंच के एंगल, जब उनको अगर बेंच का उनको अगर उन्होंने मनोकामना लाइफ में बना रखी, ड्रीम बना रखा है, तो उनको इस स्ट्रगल वाले पीरियड के अंदर वकालत के साथ उसको कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए? आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो तजुर्बा और कहना भी ये है कि जब भी आप प्रोफेशन में आते हैं और जुडिशरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको जो पढ़ाया जाता है या आप डेली रूटीन में जो फाइलें पढ़ते हैं उसको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें। कोर्ट में जाएं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी अच्छी तरह से वॉच करें कि किस तरह से किस साइड से क्या बातें आई हैं और उसको हमने किस तरह रिएक्ट करना है। आप कोर्ट में खड़े होकर कभी भी ये ना देखें कि भाई हम वहाँ चुपचाप खड़े रहें, और उस चीज़ को सुने और देखें और फिर अपना तजुर्बे को आगे बढ़ाएं और अच्छी तरह से मेहनत करें, तो आप जुडिशरी को अच्छी तरह अपना सकते हैं और इसमें सफल भी हो सकते हैं। यानी कि सर ने यहाँ पर जो एक बात की वो हमारे लिए प्रैक्टिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट प्रोसीडिंग ऑब्जर्वेशन। कहीं न कहीं सर अगर एक कैंडिडेट जो है, आप जज बनना चाहते हो, देखो कोर्ट अपने आप में बार और बेंच का एक रिलेशन है, तो अगर आप बेंच पे बैठना चाहते हैं, बेंच को प्रिजाइड करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बार के एंगल से भी और बेंच के एंगल से भी दोनों एंगल को समझना पड़ता है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना, जैसा सर ने कहा, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जो कहीं न कहीं हो सकता है यहाँ पे। जॉब के लिए तुम ये जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, जस्टिस डिलीवर करने के लिए ये एग्ज़ाम दे के आप जजेस बनते हैं, तो ये ना भूलें कि समाज के सुधार के लिए ही आप लोग बनते हैं। तो बी अ जज, नॉट अ पर्सन हैविंग ए जॉब ऑफ ए हैंडसम मनी। जुडिशरी जो है वो अपने आप में सर बहुत बहुत मतलब आपने ना एक दिल को छूने वाली बात यहाँ पर की, क्योंकि कहीं की जुडिशरी जो है उसको हम कोई कैंपस प्लेसमेंट जैसा एंगल नहीं समझ सकते कि कितना पैकेज आएगा। अगर हम जुडिशरी को पैकेज से जोड़े, इसका मतलब हम जुडिशरी को एक जॉब समझ रहे हैं। और अगर आप जॉब समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं हैं सर, आप शायद एग्री करेंगे कि अगर आप जुडिशरी को जॉब समझने लगे तो मतलब आप कहेंगे उसकी डिग्निटी का कंटेम्प्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हो सकता है उस कंटेम्प्ट की कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका सपना कहीं के इस बात को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जुडिशरी एक डिग्निटी है, और इस डिग्निटी से हम लोग क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और सोशल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा ज़रूरत होता है जस्टिस। जैसा सर ने बताया कि जस्टिस डिलीवर करना, जजमेंट प्रोनाउंस करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्म होता है, ये हमारा सबसे बड़ा एक पार्ट है जिसको हम क्या एग्जीक्यूट करते हैं, एक बीइंग ए जज। हमारे साथ यहाँ पर मैं प्लीज़ इनवाइट राजेश, हाँ, शर्मा सर भी हैं। शर्मा सर, आपसे भी स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो खुद एक योद्धा को तैयार किया सर, कहीं न कहीं हमारे भरत जी के रूप में। सर कैंडिडेट जैसे यंग कैंडिडेट्स हैं, वकालत में, मैं सर आपके सामने खुल के मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं, ताकि यंग कैंडिडेट्स की बात को आपके सामने रख सकूं। जब वो कोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर करता है,
नो डाउट उसकी अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा होती होगी कहीं न कहीं, इसलिए शायद हम लोग जो है मात भी खा जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं शुरुआती स्टेज में हम लोगों की वकालत नहीं चल पाती है सर, ये एक प्रैक्टिकल दर्द भी है और एक प्रैक्टिकल शिकायत भी है जो मैं करना चाहता हूँ, जी। है ना? अब कई बार यंग कैंडिडेट ये कहते हैं कि भाई हमको सीनियर जो है उस एंगल से नहीं सिखाते, जिस एंगल से हम अपेक्षाएँ लेकर कोर्ट के अंदर जाते हैं सर। सर इस बारे में आपसे आपका एक छोटा-सा अनुभव ज़रूर जानना चाहता हूँ सर। सर इस बारे में मैं, हमारे प्रवीण जी बैठे हैं, तेज सिंह भाई बैठे हैं, हाँ, साथी हैं हमारे, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स हैं हम लोग, लगभग 35-36 साल से एक साथ हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आप सीनियर्स को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहे हैं। प्लीज़। अगर किसी सीनियर के पास 5 जूनियर हैं या इंटर्न हैं, तो उन सब में भी आपस में कंपटीशन होता है कि हम अपने सीनियर को किस तरह से खुश करें अपने काम खुश से। करें या कब्जे में लें। आज के एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कब्जे में कब से लें। ओके। ये रहता है उनका। एक मोटो ये नहीं होता कि हम काम सीखें। आजकल हर कोई ये चाहता है कि बहुत विद इन फ्यू सेकंड बहुत जल्दी अमीर बन जाएं और गूगल पे या उस पर देख के सबसे पहले हम समझे कि सी व्हाट मीन्स सीनियर इज आल्सो एन एडवोकेट, आई एम आल्सो एन एडवोकेट। तो ये उनका आजकल बन गया है क्योंकि उनके मोबाइल में सब डाटा है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट, सब कुछ है, सेक्शंस है। तो सीनियर से ये मेरी शिकायत आप कह सकते हैं कि शिकायत है नई जनरेशन से, वो सीखना नहीं चाहते, जबकि सीनियर सिखाना चाहते हैं। हम भी रहे हैं, हमने अपने गुरु श्री के एल सबरवाल साहब से सीखा है। हम उनके पास रहे रात को 9 बजे तक, तो उन्होंने हमें सिखाया है। उन्होंने कहा बेटा आपने सीखना है, मैं नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य ने, उदाहरण है हमारा इतिहास भरा पड़ा है, द्रोणाचार्य की द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं सिखाया था, एकलव्य ने खुद सीखा, खुद सीखा था। इच्छा थी। और रही बात कि जूनियर्स को कुछ देना चाहिए, नहीं, कोई भी बड़ा, सीनियर मीन्स बड़ा, उनसे बच्चों से बड़ा है, वो अपनी इच्छा से जरूर देता है, बिगर मांगे देता है। मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन सीनियर भी जूनियर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी ने पीएफ, जैसे मैम ने, कीर्ति मैम ने बताया था, टाइम से अगर पीएफ दाखिल नहीं किया तो डांट किसको पड़ेगी? सीनियर को। सीनियर्स को पड़ेगी। गलती किसकी? जूनियर के साथ मैंने तो कर दिया था, अक्सर ऐसा होता है। तो ये तो जब तक प्रॉपर तरीके से आप उस चीज को सीखेंगे नहीं, सीनियर से कुछ लेने की आपके अंदर भूख नहीं होगी, ज्ञान की इच्छा नहीं होगी, अगर सिर्फ शुरुआत में की भी मुझे पैसे ही चाहिए, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। सीखना कोई भी काम हो, उसमें आपको सीखना ही पड़ेगा। वेरी ट्रू सर। हम लोग है ना इस कानूनी किताबों के अंदर एक मैगजीन को पढ़ा करते हैं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। अभी तक आप लोगों के बीच में जब मैं रहता था ना, तो आपकी सारी बातों को ऑब्जर्व करता था। आप कहते थे कि सीनियर ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, लेकिन ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम की मैगजीन आज एग्जीक्यूटिव, जब हम दूसरे पक्ष को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि रेस्पेक्टेड और लर्नेड हमारे सीनियर एडवोकेट्स के माध्यम से जब बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कहीं न कहीं जो है दोषी हमारे जूनियर्स भी होते हैं। अब मैं दोषी का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आप गलतियां करते हो सकता है, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। बदलते हुए माहौल के अंदर शायद आपकी अपेक्षाएं जो है वो आपके काम कर्म पर जो है वो भारी पड़ रही है। लेकिन जैसा सर ने कहा, एकदम स्पष्ट बात बताई सर ने कि एक तो होता है गिव एंड टेक। रेस्पेक्ट हम जब देंगे तो वही रेस्पेक्ट हम अपने लिए गेन कर पाएंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो सीनियर से आज आप सीख रहे हो, आप भी तो कल सीनियर बनोगे। तो क्या आप अपने जीवन के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्रैक्टिस को डेडिकेट करने के बाद में क्या आप जो है एक रेस्पेक्ट का अपने आप में अपेक्षा नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। और रही बात पैसे का, तो शायद सर ने एक पर्दा और उठाया है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि सीनियर जो नहीं करते। कहीं की जो भी इच्छा से होता है, जो भी केस टू केस उनके वर्किंग अकॉर्डिंग होता है, वो अपने जूनियर्स को देते भी हैं। और यहाँ पर इसी बीच में मेरे पास कई जूनियर्स भी बैठे हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज सौभाग्य है आप लोगों के लिए। अपने मन की अगर कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो आज पूछिए। आज शायद मैं कह सकता हूँ आई एम विद द ओशन ऑफ नॉलेज हियर। तो डेफिनेटली आपके प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में भी जरूर आपको आंसर मिलेगा। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर कोई सवाल सर से करना चाहता है, और अगर सर आप इजाज़त दें तो मैं श्योर बस एक सजेशन और मैं देना प्लीज़ सर, चाहूँगा प्लीज़। कि दिस प्रोफेशन इज नॉट meant फॉर अर्निंग, दिस प्रोफेशन इज meant फॉर delivering the justice to poor people also who cannot give you the professional charges. एक ब्लैक एंड वाइट मूवी मैंने देखी थी जिसमें अशोक कुमार बैरिस्टर होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के बैरिस्टर होते हैं। तो एक गरीब आदमी की बातें सुन रहे थे, इतने में उनका एक सेठ दोस्त आता है, उसका भी केस था नेक्स्ट डे। तो उसको कहते हैं आप बाहर बैठो, मैं पहले इनसे बात करूँ।
तो जब वो बाहर जाने लगते हैं, वो इन द मीन टाइम उस गरीब आदमी से बात ख़त्म हो जाती है और वो कहता है बाबूजी फ़ीस, तो कह रहे हैं आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, मैं आपका काम फ्री में करूँ। जब वो सेठ जी अंदर आते हैं तो कहते हैं जी मैं जब भी आता हूँ तुम सबसे पहले कहते हो कि फ़ीस जमा कराओ बाहर, और उसके बाद आप मेरा केस करते हैं जबकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कह रहे ये जो बैलेंस है ये इसी वजह से बना हुआ है कि यू कैन गिव बट ही कांट पे। वेरी तो ट्रू कहीं सर। ना कहीं इस प्रोफेशन में दोनों ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आप। तालमेल बैठाना पड़ता है सर, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कहीं कहीं जो है कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हम लोगों को क्या एक तो मतलब ह्यूमैनिटी को भी, ग्राउंड को ध्यान में रखना है जो होता है। हाँ जी, कमिंग बैक टू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस को लेकर या फिर जुडिशरी और पढ़ाई को लेकर किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आज आप लोग बिल्कुल ज़रूर पूछें। निखिल जी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर, यस प्लीज़ आगे आइए। आपने ये मेरे को उठाया। एक सर ये था कि हम जब इस फील्ड में आना चाह रहे हैं सर, तो एक किस वे से हम स्टार्ट करें कि आगे चलते हुए हमें ये समस्या ना आए और आप लोगों का हमें ज्ञान प्राप्त हो इस चीज़ को लेते हैं सर। जब आप इस नॉलेज, किसी की नॉलेज तो खैर गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी लॉ पे जो कमांड है जिसकी है उसको सीखना है आपको, नॉलेज आपकी उससे ही बढ़ेगी। एंड जितना डिवोशन आप अपने प्रोफेशन को देंगे या ट्रेनिंग पीरियड में आप मेहनत करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको जब आप जुडिशियल ऑफिसर हो जाएंगे या एडवोकेट हो जाएंगे उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इस बारे में मैं एक छोटा सा मैं भी Please, प्रवीण please, जी के साथ ऐड करना चाहूँगा। जो आपने नॉलेज की बात की है, उस नॉलेज से रिलेटेड आपके पास इतने बेहतरीन तनसुख सर हैं, सर तो आपके पास तो नॉलेज का पूरा भंडार है और बाकी आपको किसी प्रकार की वो नॉलेज जो डिटेल नॉलेज हम लोगों को है उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम एट एनीवेयर। राइट सर? इसमें एक सजेशन मैं भी देना चाहूँगा सर प्लीज़। क्योंकि हम भी कभी जूनियर थे, जूनियर हैं, अब आज सीनियर हैं आपके सामने पे। सबसे पहली ड्यूटी ये है कि अगर आपको अच्छा लॉयर्स बनना है तो सीनियर का रिगार्ड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है आपको वर्क जो करना है वो मुंशी के स्टेप से उठाना है। अगर आपने मुंशी के तरीके से काम करना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे। मुंशी का तरीका ये है कि पीएफ भरना, टाइम पे करना। दूसरी चीज़ है कोर्ट में अगर विद इन टाइम आएंगे और टाइम से जाएंगे, कभी सीनियर की शिकायत नहीं आएगी तो एक अच्छे लॉयर बनेंगे और सीनियर भी आपको रिगार्ड करेगा और उसी से आपको पे भी करेगा, ये गारंटी है। कभी कोई ऐसा सीनियर नहीं है जो पे ना करे, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। और फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, चाहे आईपीएस हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी एसीपी हो, उसका उस्ताद जो होता है वो हवलदार ही होता है। हमेशा वो उसे उस्ताद ही कह के बात करते हैं, चाहे कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, चाहे कमिश्नर ना बने। ये बहुत गहरे, हम सबकी एक कॉमन बात आ गई कि हम सब ने काम शुरू कहाँ से शुरू किया। क्लर्क सबसे पहले सिखाता है, एक मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक वो मुंशी इतना इंपॉर्टेंट है तो एक जूनियर, एक एसोसिएट भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो वो आपको वो इम्पोर्टेंस अपनी बनानी है कि आपका सीनियर आपके बिना काम ना चला सके। राइट सर? मतलब काम कोई भी है उसको करो, वैसे फाइल करना है, प्रोसेस फी फाइल करना, जो भी है, जो भी बेल है। बॉन्ड है तैयार करना। मैंने एक चीज ऑब्जर्व चीज़। करी है, मैं इस कोर्ट में शायद मेरे पापा को मोर देन 25 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। करकरडुमा से ही है और मैं भी करकरडुमा में ही रजिस्टर्ड है शादरा बार एसोसिएशन में। तो मैंने एक चीज़ देखी है, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, एनरोल्ड हो रहे हैं, मेरा भी 21 में एनरोलमेंट है, बट जो क्लर्क को आता है ना, वो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सीखना ही नहीं चाहते। उनको लगता है, मैं भी सुनती हूँ, बोलते हैं, मेरे तो सीनियर बोलते हैं फाइल पकड़ो, घुमा देते हैं, जाओ डेट लेकर आओ, पर आपको कभी भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। अगर आज आप ये काम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीख लोगे ना, ट्रायल का काम क्या होता है, तो आपको अपील तक जाने में बहुत आसानी होगी। आप सीधे सोचो कि आप सीधे जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ, हाई कोर्ट जा रहे हो, लेकिन आपको ट्रायल का प्रोसीजर नहीं पता है, पीएफ कैसे भरना है, टाइम पे चीज़ें कैसे करनी है। 10-30 संबंध बोल दो अगर आप किसी कॉलेज वाले बच्चे को कि 10-30 संबंध करने, उसको नहीं पता क्या होता है, क्योंकि कॉलेज में हमें सिर्फ बुक्स सिखाई जाती है। ये जो कोर्ट में टर्म यूज होती है ना, इसमें और बुक्स में बहुत डिफरेंस है। ये सारे जूनियर्स को सीखना चाहिए, जो सीनियर बोले वो आपको करना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे।
वैसे बेटी है मेरी सब। मैं अच्छा, एक हाँ, बताया सर अभी इसने बताया। नाम क्या बताया? मेघा। मेगा माँ। यहाँ पर वैसे कीर्ति मैम ने आप लोगों को एक अच्छा हिंट भी दिया है, शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, और नहीं कर रहे हैं तो मैम की इस वीडियो को वापस थोड़ा सा बैक ले कीजिएगा। अपने सीनियर को अपने काम से खुद पर इतना डिपेंडेंट बना लो कि वो आपके बिना रह ना सके। और अगर हमने ये कर लिया, मतलब सीनियर के फ़ोन जो है वो शायद घर पे कम जाए और आपके पास ज़्यादा आए। अभी मेरे पास जूनियर का कॉल नहीं आ रहा है लेकिन अगर सीनियर जो है अपने आपके नंबर अगर याद कर ले, क्योंकि कई बार अगर काम पे बार बार पड़ेगा तो नंबर याद हो जाते हैं, तो अगर वो चीज़ हो जाए ना तो समझ लो कि अब आपकी गाड़ी ट्रैक पर है, और अब आपको अगर आप डिमांड करोगे तो हो सकता है स्टेपन के साथ कंपाउंडिंग ब्याज भी मिल जाएगा तो आज ये माहौल बहुत ही मतलब अपने आप में सीखने लायक तो बना ही बना। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरे एक सामने इतने सर सीनियर्स बैठे हैं, मैं सबके सामने ही आई हूँ और सबको सर को तो पता है कि कहाँ से और कैसे। बहुत सारे मैटर में तो परवीन सर और हम कॉमन थे तो सर को पता है कि कैसे और क्या काम किया है। कई बार मेरे सीनियर नहीं होते थे तो सर होते थे, सर ने कहा ये कर दे, ऐसे कर दे, सर ने भी सिखाया है। अच्छा तो कैमरा ऐसा भी फोकस होता करो। है। दूसरा खुफिया रास्ता, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिन सीनियर के साथ में हो सिर्फ वही आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर आप बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग को डील करते हैं और अगर आप प्यार से और रेस्पेक्ट के साथ किसी दूसरे सीनियर को भी पूछेंगे तो उस समय वो बकायदा कोऑपरेट करते हैं, है ना? हाँ, तो ये हमारे लिए वाकई में अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीनियर, तो हम अगर हमारा सीनियर किसी कारण से एब्सेंट है तो हम सीख नहीं सकते। ये बात हम सबको ऑब्जर्व है जो यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। सर, एक कोर्ट बात रूम मैं में और- आने से पहले आपको अपना ईगो साइड रख देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को बैंड बन गया और मैं इनरोल्ड हो गया तो मेरे से ज्यादा आपको कोई जानता नहीं है। आप अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके सीनियर में प्रेजेंट नहीं है, तो आप उस केस को ये सोचो इतने सारे सीनियर बैठे मैं उनसे भी कुछ सीख सकता हूँ। उनसे पूछ लो कि सर ये आगे प्रोसीडिंग कैसे चली, केस को बिगाड़ो मत, अपना स्टैंड लो, सीख लो। इसमें कोई शर्म नहीं है कि आपको मना कर देंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे कि अरे तो ये इनको तो कुछ आता नहीं, ये किसके जूनियर है। एग्जैक्टली ऐसे कभी नहीं सोचना है आपको। आप कहीं से भी सीख सकते हो, बस अपना ईगो साइड रख कर आओ जब भी कोर्ट में आओ। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेस्टिमोनियल फैक्ट बताना चाहता हूँ। जिनको आप सुन रहे थे उन वकील साहिबा का नाम है मेघा महावर जी। डेफिनेटली उन्होंने पापा की डांट से और पापा के प्यार से और ऑब्वियसली बात है कोर्ट की प्रोसीडिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। जब ये जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं आप, है ना? आज सुबह ही जब इनसे बात हुई तो इनका आप समझना, देखो जब इंसान ब्लैक कोट पहन के कोर्ट में आ जाता है ना तो अपने आप ही पता नहीं अलग एक शक्ति आ जाती है, वो नारी भी दुर्गा माता की तरह हमें दिखाई देने लगती है। अब इनसे जब फ़ोन पे बात होती है, जब पढ़ाई के एंगल से कभी कभार सर अपने डाउट वाउट पूछते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बोल्ड बनो। हमको कहते हैं, आज मैं ऑनेस्टली यहाँ पर एडमिट कर रहा हूँ कि शायद कहीं कि मैं वहाँ पर गलत भी होता हूँ। तो फ़ोन पे जब बात के डाउट पूछते तो मैं उनको ये कहता हूँ थोड़ा बोल्ड बनो, ताकि कोर्ट और प्रोसीडिंग जाओगे तो रहना जरूरी है, कोर्ट प्रोसीडिंग में बोल्ड रहना जरूरी है, एकदम कीर्ति मैम की तरह, है ना? लेकिन अब जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में लिंकिंग लॉ की पढ़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक कोर्ट नहीं आओगे तब तक वो शेर की दहाड़ वाला एटीट्यूड जो है नहीं आ पाएगा। और वो भी कहीं कहीं हमारे इस प्रोफेशन के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। करेक्ट सर, मतलब कहीं कहीं जो है एक व्यक्तित्व भी अपना बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है यहाँ पे। और भी हमारे सर हमारे बीच में सर भी पधारे हैं, कांति प्रकाश सर। एक बात और सर एक बात और मैं हाँ इनसे कहना चाहूँगा, आपका ड्रेस कोड, आपकी अपीयरेंस, जब आप कोर्ट में एंटर करते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स बनने वहीं से चालू हो जाते हैं जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से। तो हमेशा कंप्लीट ड्रेस कोड होना चाहिए और कोर्ट को रेस्पेक्ट दोगे, डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट करेंगे तो नो डाउट जहाँ 50-50 रेशो होता है वो आपकी तरफ 60 हो जाता है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस का कभी एक भी ब्रह्मास्त्र है। विदाउट बैंड कभी मत जाओ, विदाउट कोट कभी मत जाओ, प्रॉपर यूनिफॉर्म हो। तो ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल सर। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने हमारे बैठे हैं हाँ। बच्चे, हाँ तो जिस दिन भी जज बन जाएं, सभी से कह रहा हूँ मैं, आप लोगों से सबसे, क्योंकि हम लोग तो टाइम बार्ड है नहीं, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जिस दिन भी आप सब बन जाएं, जिनमें कोई भी बने, तो आज की मीटिंग को और इन चेहरों को ना भूलें। तो ऑलवेज पे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ अस। तो ये मेरी आप लोगों से
सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मैं साइन करता हूँ कि मैं इनको भूलने भी नहीं दूंगा। ये वाला पल, ये मोमेंट जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। कमिंग बैक सर, आपसे भी मैं सर अगर जो हमारा एक मैटर चल रहा था जिसमें सिंह सर और आप कॉमन थे, मतलब उसमें ये हुआ कि जज साहब भी कंफ्यूज हो गए कि इसमें क्या करना है, तो वो दोनों से पूछे कि इसमें अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रोसीजर या नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। तो सर ने और सिंह सर ने ही बताया कि नहीं आप इसमें ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। तो जजेस भी अपने सीनियर से पूछते हैं एंड इट्स वेरी गुड थिंग। कहा जाता है कि किसी भी सरकार के अंदर प्रधानमंत्री अपना तो रोल प्ले करता है, लेकिन जब तक संसाधन मंत्री जो रिसोर्सेज मैनेज करता है तब तक किसी फाइनेंस एग्जैक्टली मैं उसी वर्ड पे आ रहा हूँ, तो तब तक किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। सर हमारे कई जूनियर्स यहाँ पर हैं और जितने जूनियर यहाँ पर उनसे भी कई हज़ार गुना जूनियर सर अभी इस चीज़ को ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जब बीइंग यंगस्टर कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आते हैं, तो जैसा सर ने बताया कि हमको सोशल एथिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर पर्सनल एथिक्स का क्या? कई बार जैसे कि हम लोग ड्रेस कोड सब कुछ फॉलो करके आ जाते हैं, अब उसकी मेंटेनेंस कैसे फुलफिल कर पाएँ? स्टेप एंड अगर ऐसा मिल भी जाएगा देखो उससे हम सर्वाइवल तो नहीं कर सकते इनिशियल टाइम के अंदर। तो क्या सर हमको एलएलबी के साथ में ही इस प्रैक्टिस के दौर को कुछ स्टार्ट करना चाहिए क्या, लर्निंग पर्सपेक्टिव से? सर आपका यहाँ पे प्लीज सजेशन जरूर बताएं सर। उसके लिए कर सकते हैं हम लोग। इनिशियल स्टेज पे तो बेसिकली क्या है, जो यूनिफॉर्म है हमारी उसको प्रॉपर मेंटेन करने वाली बात होती है कि हम उसको मेंटेन करें। किसी के पास सिंगल कोट है तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हो। प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म हो उसके लिए वो चाहिए सारी चीज़ें। बाकी जैसे अभी मैं देख रहा था सब लोग डिस्कस कर रहे थे, बता भी रहे थे कि जितने भी हमारे न्यू जो कोर्ट्स में एडवोकेट्स आ रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उनको थोड़ा सा एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि जब भी कोर्ट में अपीयर हो तो फाइल के साथ अपडेट मतलब ब्रीफ उनको पता होना चाहिए, फैक्ट्स उनको पता होना चाहिए केस के बारे में, किसी स्टेज पे लगा है उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे रेलिवेंट लॉ भी पता पढ़ के जाए कि भाई कोई क्वारीज हो कोर्ट की तो उसको भी कर सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कोर्ट के अंदर। सर एक सवाल मैं घुमा के नहीं सीधा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिसोर्सेज को मैनेज भी करते हैं। क्या हमारी बार जो है हम जूनियर्स के लिए भी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल करवाती है क्या? चाहे भले 1-to-1 ना हो, 1-to-many ही क्यों ना हो, उसके बारे में सर प्लीज़ ज़रूर बताएं कि हम प्रैक्टिस करने आपके कोर्ट प्रीमाइसेस में आते हैं तो हमारी बार की तरफ से हम एडवोकेट्स के लिए क्या सुविधा? I'll tell you. Sir, please. I'll tell you. This issue is already pending before the Bar Council of Delhi. सब जुडिस से मतलब मामला, और सब जुडिस मैटर को डिस्कस अभी नहीं कर सकते हैं। फिर भी सर मैं प्रधान जी की तरफ से बताया हूँ, हमारी बात स्पेशली हमारे किसी भी एडवोकेट भाई की, चाहे वो सीनियर या जूनियर हो, अगर कोई इशू आ जाता है, उसके फैमिली से रिलेटेड इशू आ जाता है, तो हमारी बार हर प्रकार से कोऑपरेट करती है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। और इवन देन 24x7 हर वक्त हमारी बार की हमारी करकटुमा बार की तारीफ है, हर वक्त अवेलेबल रहता है, तैयार रहते हैं। और उसमें विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हिच, ये प्रधान जी की और बाकी हम पूरी एग्जीक्यूटिव की मैं तारीफ करना चाहूँगा इस बारे में। हमारी बार का शुरू से उद्देश्य रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज सिर्फ वो नहीं होते जो हमको सुविधाएं देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। कई बार आपको पता है कि घर पे अगर पिता का हाथ होता है ना, तो वो उस बेटे के लिए अपने आप में एक अलग आत्मविश्वास का मोमेंट बन जाता है। जब हम लोग कोर्ट आते हैं ना, ये मैं खासकर जो 1G जो एडवोकेट्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आते हैं ना, तो हमारे सीनियर्स का भी इनडायरेक्टली हमारे पास में एक मॉरल सपोर्ट होता है। तो हर वक्त जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पर रिसोर्सेज का एक एंगल ये भी था कि हम लोगों के लिए हमारे पास बार जो है वो हमारे गार्जियन की तरह सर, am I करेक्ट सर? और जब गार्जियन साथ में होते हैं ना तो डर नहीं लगता है, और डर लगना भी नहीं चाहिए। एक बात मैंने सर आते ही आपके साथ शेयर की थी सर, जिस करकतवा कोर्ट के एंटर करने से पहले मेरे साथ आई थिंक शिखा जी है, तो मैं से बात इसी चीज़ कर रहा था कि भाई कहीं कहीं हम पढ़ाते समय कहते भाई देखो एक साथ नेटवर्क बना के रहो क्योंकि तुम लोग माइनॉरिटी में हो एडवोकेसी को। लेकिन से जब कोर्ट में एंटर करते एक फील आने लग जाता है कि अब हम लोग भैया माइनॉरिटी में नहीं, हम लोग मेजॉरिटी के अंदर हैं और कहीं कि हम लोग जो है बहुसंख्यक है। तो ये फील इसलिए आ पाता है। यस, इट इज ओनली द बार हु हैज द ओनली प्रोफेशन हु हैज यूनिटी। अगर किसी एक वकील भाई या बहन के साथ कुछ होता है तो सब सड़क में मिलते हैं आपको इकट्ठे, हाँ। तब सब एक मत हो जाते हैं।
हाँ। So it is this profession is the only profession where unity is more than any other profession. एग्जैक्टली और जहाँ पे यूनिटी है तो वहाँ थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी हो ही सकता है, थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद हो भी सकता है। तो ओवरऑल आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो सौभाग्य मिला इस मोमेंट को शायद मैं साक्षी रख के बाद आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि अगर वाकई में जुडिशरी को ड्रीम कर रहे हो या वकालत को ड्रीम कर रहे हो तो सीखने की ललक जितनी जल्दी उतना शुरू कर दो। एलएलबी के साथ अगर हम प्रॉपर तरीके से, हम लोग बैंड नहीं पहन सकते लेकिन वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ तो फॉर्मली पहन के कोर्ट आ ही सकते हैं, एक अपनी डिग्निटी को तो मैनेज कर सकते हैं, आना चाहिए और हमें कोर्ट की प्रीमाइसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। और सीखने के लिए सर ऐसा थोड़ा है कि अगर सीनियर के पास कोई एलएलबी फाइनल का स्टूडेंट आ गया जो अदरवाइज कॉम्पिटेंट है, अदरवाइज डिसिप्लिन है, तो क्या सीनियर मना करता है क्या ऐसा कि भाई तुम तो अभी तक एलएलबी पास आउट नहीं हो, हम तुमको हम अपने ऑफिस में कैसे एंटर करें? नहीं, इंटर्न के रूप में वर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इंटर्नशिप और उसके पास सबसे अच्छा समय होता है सीखने के लिए। सबसे बड़ी बात सर, बिल्कुल सबसे अच्छा समय वही होता है सीखने के लिए। एग्जैक्टली तो और देखो आज यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो होती है एसोसिएट बन के आप एडवोकेसी को लर्न कर रहे हो और एक होता है इंटर्नशिप को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मैं आज के इस इवेंट के माध्यम से आप लोग कहना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप अभी फोकस कर लो जब एलएलबी कर रहे हो उसी समय, क्योंकि आपका टारगेट तो तय है ना कि शेर का शिकार करना है। जब करना ही है तो शुरुआत से शिकारी बन जाए अपन, यानी कि जब हमें एडवोकेसी को सीखना ही है तो शुरुआत से स्टार्ट करें। अब यहाँ पर एक मोड में और लेना चाहता हूँ, हमारे बीच में एक हमारे यंग सीनियर भी कह सकते हो, यंग एडवोकेट भी हैं भरत जी। भरत जी आपने मेरे ख्याल से वकालत को सिर्फ करा नहीं, वकालत को जिया है और यही रीज़न है कि आज से आपसे लगभग 2 साल पहले जोधपुर में मुलाकात हुई थी, 1.5-2 साल पहले, और आज 2 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो मुझे अब ना एक यंग बंदे के, यंग एडवोकेट के एंगल से बताओ सर कि आपने किन प्रॉब्लम को, चीज़ों को फेस किया जो उसको आप चाहते हो कि दूसरे कैंडिडेट भी उसको ओवरकम करें। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं और जो न्यू कैंडिडेट्स एलएलबी करके एनरोल करते हैं तो उनके माइंड में एक मिथ है कि सेकंड जनरेशन लॉयर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सेकंड जनरेशन लॉयर है उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि जो एक नाम उनके साथ एक जुड़ा होता है ना, उनके फादर का, मदर का या फैमिली में किसी का भी, लोग उसी हिसाब से उनको देखते हैं कि इनके अंदर भी इतनी मतलब एक कोई स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड से थोड़ा भी कम परफॉर्म किया तो लोग अपनी नज़र से आपको आउट कर देंगे। करेक्ट सर। तो मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी तो मैंने अपने फादर से सबसे पहले यही डिस्कस किया कि डैडी मेरे को एक रोटी में हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे को रोटी भी अलग बनानी है और काम को भी आगे बढ़ाना है। अरे वाह। प्रैक्टिस से पहले सर आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैंने 10 साल HDFC में जॉब करी है और एक AVP लेवल पे आके मैंने जॉब छोड़ी है। तो कुछ सेट ऑफ क्लाइंट्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं वहाँ के, जिनको मैंने फिर लीगल रिटेनरशिप्स मैंने उनको अप्रोच करी, मैंने खुद अप्रोच करी उनसे, डिस्कस किया कि भाई आपके लीगल मैटर्स हैं वो मैं हैंडल करता हूँ। उन्होंने डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद मैंने काफ़ी मैटर्स भी देखे जिसमें मैंने डैडी का सुपरविज़न लिया और हमारे पीयूष गुप्ता भी हैं उनका भी सुपरविज़न लिया। तो सपोर्ट एक सीनियर के हिसाब से और फादर के हिसाब से जो मुझे डैडी से मिला वो मेरे को बहुत अच्छा मिला। लेकिन जो लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि भी क्लाइंट भी मिलते हैं सेकंड जनरेशन लॉयर को, चैम्बर भी मिलता है, काम भी मिलता है, सीट भी मिलती है बैठने के लिए, गाड़ी भी मिलती है और कोर्ट में खड़े रहने के लिए मुंशी भी मिलता है। ऐसा नहीं है, वो सब आपको खुद कमाना पड़ता है। खुद कमाना पड़ता है। और आपने एक बात बहुत अच्छे से कही कि डैडी मेरे को आपकी रोटी में से हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे को अलग रोटी बनानी है। बात वाकई बहुत बेहतरीन है। 2 बातें भरत जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। एक बात शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, इन्होंने कहा कि पहले ये 10 साल तक इन्वेस्टमेंट में बैंकिंग के अंदर रहे और जब इस फील्ड में आए तो इन्होंने खुद अप्रोच किया, जबकि इनके फादर साहब प्रैक्टिस के अंदर है। इस बात को इन्होंने इस चीज़ को यूज करने के बजाय खुद क्या किया, अपने स्तर पे बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे वर्कआउट करके 10 साल जहाँ पे इन्होंने अपना डेडिकेट किया वहाँ पे इन्होंने वापस अप्रोच किया और कहें कि वहाँ से क्लाइंट निकाल के लाए सर। और ये ज़रूरी होता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क है या नहीं है तो मैं बनाना सीख लो, क्योंकि इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि 10 साल जो है सर वो आपके बिल्कुल अलग ही चले गए, क्योंकि आपने एक नेटवर्क बिल्ड करके रखा था और कहीं कि वहाँ से आपका फिर क्लाइंट बेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो एक नेटवर्क जो है एक ज़रूरी पार्ट होता है कहीं कहीं। नेटवर्किंग हर प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है सर। आज की डेट में आप लीगल फ्रेटर्निटी जो हम देखते हैं और जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस की नहीं है। कंपनीज को रिटर्नशिप्स की बहुत ज़रूरत है। कॉर्पोरेट रिटर्नशिप आज की डेट में सब
कंपनीज को रिक्वायरमेंट है। सबके रिकवरी के मैटर्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, और काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, और पॉश की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आजकल जो यूथ है उनके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अलग अलग सेगमेंट्स को पकड़ के, अलग अलग सेक्टर्स को पकड़ के ट्राई कर सकता है। मेरे हिसाब से लीगल इंडस्ट्री आज की डेट का बूम है। बहुत अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसी के अंदर, सब सेक्टर्स बने हुए हैं जहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना नाम भी बना सकते हैं और ग्रोथ भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये तो था एक सवाल जो जानना ज़रूरी था। और एक सवाल वो जो शायद आप में से कोई पूछा है कि सर पापा जी एडवोकेट होते हैं तो एक तो नुकसान वो हो जाता है कि स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, कभी आपको मस्त वाली डांट वाट पड़ी कि नहीं पड़ी? कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा सर? याद करें एक बार थोड़ा। सर काम को लेके तो कभी नहीं पड़ी, हाँ बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा पुश करता हूँ कि नहीं डैडी इस मैटर में आपको साथ चलना पड़ेगा, हाँ तो वहाँ हो जाता है कि सब जगह मेरे को लेके जाना है। एग्जैक्टली मैं सर एक बात सर कहना चाहूँगा, प्लीज। बीइंग ए फादर और बीइंग ए सीनियर, मैंने इसको एक ही चीज़ सिखाई थी, वो शायद ब्लड में हमारे डीएनए में है। मैंने कहा बेटे बड़ों की इज्जत करना मत छोड़ना कभी भी। आज इस बात को हमारे प्रवीण भाई, तेज भाई और कीर्ति मैम सारे बता सकते हैं कि बेटे के अंदर मैंने सिर्फ एक यही गुण दिया है, और ये गुण प्रभु की कृपा से मेरे अंदर मेरे बड़ों ने दिया, मेरे भाइयों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे ये सिखाया था कि कभी भी अपने से बड़े का, अपने गुरु का अनदेखी मत करना। अपमान तो बहुत दूर की बात है। जिन टीचर्स ने मुझे कभी 3rd क्लास में पढ़ाया था, वो अगर मुझे एक दो बार जैसे लाइफ में मिले और कोर्ट में मिले, उनके मैटर्स हो इशू हो गए थे, मैंने जज के सामने पहले अपने गुरु के पैर छुए, तो जज ने, ममता तायल मैम होती थी, उन्होंने पूछ लिया कि पूरन ये क्या कर रहे हो? ही इज़ एन एक्यूज। मैंने कहा नो मैम, ही इज़ माई गुरु फर्स्ट, देन एक्यूज। इट मे बी ही मे बी एक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ, बट ही इज़ माई गुरु। उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई थी, तो ये गुण मैंने इसको एज ए सीनियर दिया है। बिल्कुल, और ये अपने आप में कहीं की ज़रूरी भी होता है। और अब मैं एक छोटा सा एपिसोड जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये एक छोटा सा एपिसोड क्या है कि आज सौभाग्य मिला है, इसमें इसको पूरा एनकेशमेंट करना चाहता हूँ, सर इसलिए मुझे इजाज़त ज़रूर दीजिएगा कीर्ति मैम। देखो आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट है कि हर वकील का कोई ना कोई एक ऐसा केस होता है जो कहेंगे उसके लिए बेस्ट भी होता है, जिसको वो कभी भूल नहीं पाता है। तो आज सर इस मोमेंट पे मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि कहीं की अपनी प्रैक्टिस के दौरान कोई एक ऐसा कोई केस रहा, अपार्ट फ्रॉम दिस सर, मतलब हम लोग यंगस्टर जो हैं आपके अंदर अपना एक भविष्य देख रहे हैं, तो कोई ऐसा ही कोई केस जो आपको मतलब कहीं यादगार रहा वगैरह, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप प्लीज़ साथ शेयर करना चाहें। चाहे हम क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सर। सर मैं आपसे शुरू करूंगा सर। मैं बताता हूँ। अच्छा है। हमारे सादरा वाल्मीकि कक्कड़डोमा कोर्ट में हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी साहब रहे थे, स्वर्ण सिंह के साथ मेरा मर्डर केस था। उसमें 3 एक्यूज थे, एक एक्यूज एक्सपायर हो चुका था पहले, और एक उनका राकेश था, मेरा अरुण था। वो अरुण एक्यूज बिल्कुल निर्दोष था, उसका कोई रोल नहीं था उसमें, ये मुझे पता चल चुका। फाइल पढ़ने से हमें पता चल जाता है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए उसमें। जब हमने उसमें ट्रायल किया था, अच्छी तरह से ट्रायल किया था, लेकिन उसके चाचा और मदर आते थे, रिक्शा चलाते थे, वो मुझे एवरी डेट पर ओनली 100 रुपये देते थे। लेकिन मैंने उनको 100 रुपये लेके सबसे पहले केस में वहीं अपेयर होता था, क्रॉस भी करता था। लास्ट में मुझे बहुत अच्छा वो मिला, एक्यूटल भी हुआ। कई चीज़ें हमारे बीच में ऐसी आ जाती हैं, हम कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन क्लाइंट इस बात को समझता है, हाँ वकील साहब नाराज़ है, वो भी कोऑपरेट करते हैं, हम भी कोऑपरेट करते हैं उनको। लेकिन कभी भी इसी पैसे के ऊपर आप कभी केस मत छोड़ना। अगर आपका केस अच्छा है, ये मत सोचना इसमें मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं छोड़ दूँ इसको, कभी ऐसा मत करना। सर आपके इंसिडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कभी ऐसा फॉर नहीं शेयरिंग करना दिस। जो इसको, क्योंकि ये अपनी लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा होता है। सर एक मन की जिज्ञासा आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि जब भी कोई हम एज ए क्रिमिनल लॉयर किसी एक्यूज का केस लेते हैं तो फाइल पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि क्या ये बात बिल्कुल 100% मतलब ना एक 101% है कि पता चल जाता है ये दोषी है निर्दोष है, से किया है या नहीं किया। बशर्ते कितना भी आपने हो प्रॉपर सकता है। फाइल पढ़ी हो। प्रॉपर फाइल फाइल मीन्स ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया। मैं इसमें कहना चाहूँगा बिल्कुल ऐसी सेम एक सभी के लिए एक सीख मैं देना चाहूँगा जो आप भी थी है। आपके पास कोई क्लाइंट फाइल लेकर आता है या मैटर लेकर आता है, केस लेकर आता है, आप उस पर कभी भरोसा मत करना। सबसे पहले आपको जो फाइल है, जो उसके अंदर फैक्ट्स हैं, आपके गुरु ने जो आपको सिखाया, जो आपने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग, उस दृष्टिकोण से उस फाइल को आप देखना
पढ़ना और ट्रायल करना। अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि सर मेरा समझौता हो गया है, या मैं गवाह को डरा दूंगा, धमका दूंगा, और आप सिर्फ एक बार खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है सर, और कभी विश्वास मत करना, आप अपनी तैयारी पूरी करके तब कोर्ट में जाना, अदरवाइज मत जाना क्लाइंट पे भरोसा करके, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान मेरे साथ लाइफ में एक बार हुआ, एक मर्डर केस में ऐसा डींगरा साहब जो जस्टिस रहे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, हमारे ही थे, वो थे। क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर उस हमारा समझौता हो गया। कैसे अर्चना, आ जाओ, आइए, कुछ नहीं, मीटिंग तो उन्होंने कहा सर हमारा समझौता हो गया, पड़ोसी थे, और समझौता हो गया, आप सिर्फ चले जाना सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब डींगरा साहब की कोर्ट में मैं गया, गवाह था, आई विटनेस वहाँ, उसी से उनका समझौता हुआ था, और उस गवाह ने इतने बढ़िया ठोक कर बयान दिए कि लास्ट में एस.एन. डींगरा साहब ने उस मर्डर केस में कन्विक्शन की। मैं अपनी बता रहा हूँ, उसमें कन्विक्शन की, क्यों, मुझे तो कह दिया था सर आपको कुछ बोलना ही नहीं है, सवाल ही नहीं करना, उधर गवाह भी लग जाएगा। लास्ट में मुझे 7.5 साल लगे उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से एक्विटल कराने में। उस दिन के बाद से मैंने कभी मैं क्लाइंट पे भरोसा नहीं करता। फाइल को पूरी पढ़ के जाएं, आप अपनी तैयारी करके जाएं, तब आपका नाम होगा, अदरवाइज ना जाए। ये अपने आप में प्रैक्टिस का एक बहुत ज़रूरी एंगल है, क्योंकि हम लोग पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में बेस्ट एविडेंस रूल बार बार पढ़ता है, सेक्शन 91 कह दो, 144 कह दो, लेकिन कहीं न कहीं क्लाइंट आते ही सबसे पहले से हमको यही कहता है कि भाई मेरे केस में तो मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने तो कोई फॉल्ट किया ही नहीं है। लेकिन जैसा सर ने सजेस्ट किया, सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, जो फाइल्स है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो FIR की कॉपी हो या और कोई भी चीज़ हो। सर प्लीज़ सर। जनरली जब हमारे पास फाइल आती है ना, जब जनरली हमारे पास कोई भी केस की फाइल आती है ना, खासतौर से क्रिमिनल केस में हम देखते हैं, हम भी जो केस का जो आईओ होता है, पुलिस जो प्रोसिक्यूशन जो केस तैयार करके भेजती है, हम सिर्फ उसी को पढ़ते हैं, और वो मतलब ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वही पढ़ा जाता है। जो आईओ जो भी लिखेगा वही पढ़ा जाता है। और मैं खास तौर से जितने भी यहाँ नए बच्चे बैठे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कल को ये जज बन के भी आएंगे, तो एक चीज़ वहाँ पे मैं थोड़ा पर्सनल उस पर कहता हूँ, जो मैं मेरी समझ है प्लीज़ सर प्लीज़, कि वहाँ पर कई बार ये होता है, हम भी वही लकीर के फ़कीर होते हैं। पुलिस वाला एक आईओ कहता है जो मैंने लिख दिया यही पढ़ा जाएगा लास्ट तक। अपना माइंड भी कई लोग अप्लाई नहीं करते वहाँ पर कि क्या सच्चाई है भी नहीं है, नहीं है। क्रिमिनल केस में आप देखोगे प्रोसिक्यूशन साइड से जितने भी होते हैं, सिर्फ उसी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसी के बेस पे केस तैयार हो जाता है। उसके अलावा अदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ना डिफेंस साइड से वो रखते हैं, ना कहीं कोशिश करते हैं सच्चाई लाने की। बेसिकली जो कंप्लेंट आ गई उसी के ऊपर केस फाइल किया, चल दिया आगे। और जनरली बहुत सारे केस में कोई केस फाइल करने से पहले या FIR लॉन्च करने से पहले कोई हम जैसे एडवोकेट्स की एडवाइस ले लेता है किसी भी उससे लेके, तो वो प्रॉपर फैक्ट्स डाल के वो आपको ऐसे वो बना देंगे कि वो कोई भी जुडिशियल अफसर भी सोचता है अच्छा इसके खिलाफ तो प्रॉपर एविडेंस है, सारी चीज़ें यार है, सुनता ही नहीं है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सिर्फ सेक्शन देख के ही, सपोज करो 304B का केस है, कई सारे मेरे पास भी है, वो जनरली क्या है कि देखते भी नहीं है कि अच्छा 304B कोई नहीं सुनना, इसके खिलाफ तो है नहीं, सिर्फ एलिगेशन भी नहीं होंगे तब भी नहीं। एक रिसेंट केस में प्रोसिक्यूशन ने एक ऐसे मतलब एक मेंटली इल पर्सन थी, वो डिसेबल्ड थी लड़की, 18-20 साल की, जो बोल नहीं सकती, ढंग से समझ नहीं सकती, उसको भी इन्वॉल्व किया उसमें। उसकी इंटेंशन जो वेरासिटी ऑफ ट्रूथ है, फैक्ट्स है, उससे क्लियर हो जाता है कि भाई बाकियों की इंटेंशन क्या है आपको इन्वॉल्व करने की। एग्जैक्टली सर। तो कोर्ट कई बार उस चीज़ पे भी रिजिड सी हो जाते हैं। दूसरे के एक स्टूडेंट है 20 साल का, जो B.Tech मतलब अभी वो स्टूडेंट ही है अभी, जो उसका लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, उसको भी इन्वॉल्व कर रखा है। मतलब बेल के टाइम पे कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि बहुत सारी दोनों तरफ, यानी कि एक साइड ही देखो, बैलेंस बना के रखो, देखो अगर कहीं बनता है तो उसको रिलीफ भी दो, और कोई डायरेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है उसको करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो कहीं न कहीं आज आप लोगों ने ना सिर्फ एक नहीं मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ऑब्जर्व किया है, और वाकई में जो पॉइंट
मैं तो आपसे इतना कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार देखना है, क्योंकि कई बार है ना, एक नॉलेजेबल पर्सन एक एक्सपीरियंस में जब बोलता है ना, तो उसके हर शब्द के अंदर एक नया लेसन होता है, और अगर वो हमें ऑब्जर्व करना है तो बारीकी से हर बात को ऑब्जर्व करना है, साथ साथ उसको फॉलो भी करना है। तो इसी के साथ मैं पूरी कर तुम बार को स्पेशली थैंक यू कहता हूँ, एंड सर स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कहीं न कहीं सर आपकी बदौलत एक आज एक वो नॉलेज मिला है जो हमको मैं किताबों में से नहीं सिखा पाता। हम लोग से कई बार आईपीसी सीआरपीसी एक बार क्या हर बैच में 10 बार करा देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ रह जाती है सर वो पेंडिंग रह जाती है। तो आई स्पेशली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाउ इट इज एंड प्लीज। यस अब मैं बताऊं, पहले यहाँ क्रिमिनल कोर्ट से थी, सर। सिविल आई तो एक हमारा फ्रेंड है, उसकी शॉप थी, उसके बराबर में दूसरी शॉप थी, दोनों रैंड कंट्रोल एक्ट का केस था जी। तो पेइंग कैपेसिटी अच्छी थी हमारे फ्रेंड की, उसने कहा भाई अच्छा लॉयर सिविल का बताओ, हमने कहा ये रहे। अब वो गरीब आदमी था बराबर वाला, वो कह रहा मेरा क्या होगा, मैं तेरा केस मैं करूँगा। जैसे WSC तैयार करें उसकी कॉपी में लेके मेरे पास आ जाइयो। जबकि यहाँ सिविल तो था ही नहीं ना, कोई जानता नहीं था सिविल। और रिजल्टेंटली उस जो हमारा फ्रेंड था उसकी दुकान खाली हो गई, और जिसका मैंने लड़ा उसकी बरकरार रही, जबकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। ये मतलब प्रैक्टिस विदाउट somewhere I can say practice without practice is incomplete. Yes, sir. yes, definitely. Even otherwise experience matters. Exactly, experience ही बहुत मायने रखता है, वो तो सर है ही। सर एक छोटी सी कहानी लास्ट में से एंड में शेयर करना चाहता हूँ सर। एक वो आर्चरी करके होता है ना, धनुष्मान छोड़ने वाला। तो सर कई बार क्या होता है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, उनको आर्चरी का कंपटीशन कराया जाता है। एक है एक्सपीरियंस और एक है टैलेंटेड। अब टैलेंटेड तो हो सकता है जो हमसे पूरा खाली थ्योरेटिकली के लिए पढ़ के आ रखा है, और एक्सपीरियंस वो जो हमारे साथ साथ इन सबसे पढ़ के आ रखा है। तो सर दोनों को सामने तीर छोड़ने के लिए कहा गया, और वो तीर के बगैर सामने जो बना हुआ था, दोनों के तीर एकदम सेंटर में लगे। तो अपेरेंटली देखने से लगता है कि भाई एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी तो वही कर रहा है जो एक तो टैलेंटेड या एजुकेटेड खिलाड़ी कर रहा है। लेकिन सर जब उस तीर को पलटा गया ना, तो पता चला कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी का जो तीर था वो उसको चीर कर पीछे की तरफ बाहर आया हुआ है। तो समवेयर एक्सपीरियंस ऑलवेज सर्वाइव एंड एक्सपीरियंस गेट यू सक्सेस इन योर लाइफ। सो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए।